देश में लॉकडाउन लगे 50 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक दूसरे प्रदेशों से मजदूरों के पलायन का सिलसिला जैसे पहले जारी था वैसे अब भी जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। इन्हीं मजदूरों के दम पर कभी शहर गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब उसी शहर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हैं, काम धंधे सब ठप पड़े हैं, इसलिए उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा भूख की मार झेल रहे इन मेहनत कशों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए सैकड़ों मील का सफर तय करना ही बेहतर समझा। इस कार्यक्रम में इन्हीं मजदूरों के दर्द को उठाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों तक कोई मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोबाइल था एक 3000 का, उसको बेचा हो तब जाके मैंने रिक्शा लिया हो। क्या करेंगे सर, हम 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, झांसी जाएंगे। झांसी? तो झांसी तक बच्चे के साथ ऐसे ही चलोगे? बच्चा सर पे रहेगा? चलेंगे, साधन नहीं मिलेगा तो ऐसे चलना पड़ेगा। ये मजदूर हैं जो लाख मुसीबतों के बावजूद भी अपने घर लौटने को तैयार हैं। कभी इन्होंने पेट पालने के लिए गांव से शहर का रुख किया था, लेकिन वक्त की मार ऐसी पड़ी कि अब यही कदम शहरों से गांव की ओर चल पड़े हैं। ये थकते हैं, लेकिन थोड़ा आराम कर फिर आगे निकल पड़ते हैं। चाहे पैदल चलना हो, साइकिल से या फिर ट्रकों से लद कर जाना हो, ये अपने हौसले पर अडिग हैं। कई जगहों से पैदल चल रहे मजदूरों के साथ हुए हादसों की तस्वीर आई, लेकिन इन मजदूरों के हौसले नहीं डिगे। कोई सुविधा नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं राशन, ना पानी, ना रूम किराया, ना बिजली बिल, नहीं कुछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो जाना ही जाना है। रूम का किराया भी ले लिया। अब बताओ, हम कह भागो यहाँ से, हम नहीं रखेंगे, रोटी नहीं मिल रहा खाने के लिए। लॉकडाउन की वजह से इन मजदूरों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं। इन्होंने जो भी कमाया था वो लॉकडाउन में खत्म हो गया। अब ये बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। सरकार की तरफ से बार बार इन मजदूरों से पैदल और साइकिल से नहीं चलने की अपील की जा रही है, लेकिन इन मेहनतकशों का कहना है कि उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जी ने आज इस बात पर पुनः बल दिया कि जो व्यक्ति पैदल वापसी कर रहे हैं, साइकिल से वापस आ रहे हैं या ऐसे किसी असुरक्षित साधन से वापस आ रहे हैं, उनको हर हालत में जो है रोका जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह प्रयास है कि जो अप्रवासी मजदूर अन्य प्रांतों से वापस उत्तर प्रदेश आए हैं, भविष्य में उनको यहाँ पर ही इस प्रकार से रोजगार मिले कि उनको दूसरे राज्यों में फिर जाने की आवश्यकता न पड़े। लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों की पैदल और साइकिल से घर वापसी किसी त्रासदी से कम नहीं है। लिहाजा विरोधी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? देश को क्यों नहीं भरोसे में लिया गया? जो गरीब मजदूर है आज इतना विवश है, इतना मजबूर हो चुका है कि उसको अपनी विवशता ने, उसकी मजबूरियों ने कहीं न कहीं आज उसे पैदल चलने तक को मजबूर कर रखा है। सरकार की तरफ से बार बार प्रवासी श्रमिकों को मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग हिस्सों से पलायन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सरकार के तमाम दावों पर सवाल जरूर खड़ी कर रही हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कर दूं। मेरे साथ नवाब अली अकबर साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। मेरे साथ थोड़ी देर में हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ेंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता। और साथ ही मेरे सहयोगी अविनाश सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मेरठ से जुड़ गए हैं। सबके पास जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात हैं क्या। लेकिन आप अगर सड़क पर निकलिए
तो हालात हर जिले के एक ही हैं कि पैदल, साइकिल से चलते हुए आपको मजदूर दिख जाएंगे। अभिषेक बताइए, ये हालत क्यों है? एसी में बैठे अधिकारियों को सिवाय ये कहने के कि सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, नजर नहीं आता कि मजदूर बेबस है, अपने घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय पैदल चलने के, साइकिल से जाने के। देखिए अंजीत, ये सरकार की अनुभवहीनता का सबसे बड़ा नमूना है। कुछ भी कह लें और कुछ भी अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन सड़क पर, ग्राउंड जीरो पर वो स्थिति भिन्न होती है। अगर अंतर्राज्यीय स्टेट मैनेजमेंट कमेटी होती और सबसे डाटा इकट्ठा किया होता तो ये मजदूर नहीं चलते। अगर इन मजदूरों को देखें तो बशीर बद्र मेरठ के शायर रहे, मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर रहे, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ सन 87 में, उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे में उनका घर जला शास्त्री नगर में, वो भोपाल में शिफ्ट हो गए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस समय पलायन हुआ था मेरठ के अंदर। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, अब सामान्य स्थिति है, शांति काल है, लेकिन मजदूर सड़कों पे है। आम इंसान, हम मजदूर भी ना कहें, आम भारतीय सड़कों पे है। उनके लिए मैं जब आज मुजफ्फरनगर गया, कल 6 मजदूर मारे गए वहाँ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में। उसके बाद 24 मजदूर मुझे मिले जो साइकिलों पे थे। उसमें एक गुड़िया नाम की 22 साल की एक युवती थी जिसको 7 माह का बेटा था। कड़ी धूप में अपनी चुनरी के आंचल में वो दूध पिला रही थी खड़े हुए। जब मैंने उनसे बात की, उनका कहना था सरकार की मदद नहीं चाहिए। सचिन त्यागी जो रोहाना चौकी का इंचार्ज था, दरोगा था, उसने उन्हें धकेल दिया। सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ रहे थे। देवबंद टोल प्लाजा की ये घटना है। देवबंद टोल प्लाजा से 500 मीटर दूरी पर 6 मजदूर कुचले गए थे बीती रात। वहीं से ये जत्था निकल रहा था जो लुधियाना के पास से नागल डैम से आ रहा था लुधियाना होते हुए। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें मदद नहीं चाहिए। दरोगा ने उन्हें वापस लौटा दिया। मेरे वहाँ पहुँचने के बाद उन मजदूरों को आगे जाने का रास्ता मिला। जो 1200 रुपये की साइकिल थी, 1800 रुपये की साइकिल थी, उन्होंने 4500 रुपये में खरीदी थी। मेरी भी आंखों में पानी था। एक बशीर बद्र साहब का मैंने कोट किया है, मैं एक शेर उनकी उसी उसमें कहना चाहता हूँ कि मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूँ, मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूँ, गर खुदा मुझे एक रात को उस आसमां का निज़ाम दे। मुझे ऐसा लग रहा था अंजीत, आप भी अगर होते वहाँ पर आपको भी लगता, और जितने गेस्ट मेरे बैठे हैं यहाँ पर उनको भी लगता कि हमारे हाथ में कोई इनकी मदद करने का साधन हो, कुछ भी हम कर पाएँ। मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया। क्यों? योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों जहाँ रुक जाओ, लेकिन ज़रा बताएं आपने कुछ इंतज़ाम किए हैं? ये मजदूर अगर यहाँ रुक जाएं, आपने कुछ इंतज़ाम किए हैं? भूखे पेट 7 माह का बच्चा, दूध मुँहा बच्चा, एक 22 साल की युवती लेके चल रही है, क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन होता क्या है कि यूपी के अगर मजदूर हैं तो बसों में बिठा दो, अगर वो बिहार के मजदूर हैं तो उन्हें नीचे उतार दो। ये क्या? भारतीय तो भारतीय है ना, इंसान इंसान है। क्या उन पे राज्यों की मोहर लग गई है, या गरीबी और बेबसी पे भी एक ठप्पा लग गया है? जी, इस तरीके की जो तस्वीर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलती हैं वो हृदय विदारक हैं। वो हृदय विदारक इसलिए भी हैं कि क्यों नहीं ये घर पहुंच सकते। आपने कहा कि मकान मालिक किराया ना ले, लेकिन वो किराया ले रहे हैं। इनके पास खाने को पैसा नहीं, कैसे खाएंगे? बच्चे को दूध माँ कैसे पिलाएगी जब भूखे पेट है? पुलिस खाना देना चाहती थी अंजीत, लेकिन इन लोगों ने 24 मजदूरों ने वो खाना लौटा दिया। मैंने उस माँ से अपील की कि आप ये खाना खा लो, खाना खाओगी तो दूध पिला पाओगी। उन्होंने कहा सरकार की कोई मदद नहीं चाहिए, हम अपने घर जाना चाहते हैं। रोटी रखेंगे, प्याज को फोड़ेंगे और नमक और नून मिर्ची से रोटी खा लेंगे, लेकिन सर हमें हमारे घर पहुँचा दो, हाथ जोड़ा। ये जो तस्वीरें आ रही हैं ना अंजीत, वो विचलित कर देने वाली हैं। क्या हमें इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? और अभिषेक यही सवाल है चाहिए, और इन्हें अभिषेक यही सवाल है बताना चाहिए ये सरकार कि रात में घर 12 बजे जाते वक्त कि अभिषेक मैं आऊंगा आपके पास। रात में घर 12 बजे अभिषेक जाते वक्त 12:30 बजे जब सड़क पर देखिए तो पैदल गठरी उठाए सर पर बच्चों को गोद में लिए वो महिलाएं, वो पुरुष आगे बढ़ते हैं। कई बार लगता है देख के ये जाएंगे कहाँ। फिर जहन में आता है कि अगर कोई व्यवस्था होती इनके लिए तो आज ये दशा नहीं होती। मैं आता हूं आपके पास। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। नवाब अली अकबर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। अजय वर्मा साहब आपका भी बहुत स्वागत है। समय कम रहता है इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हरिश्चंद्र जी, एसी में बैठ के सारी क्रांति के दावे हो रहे हैं सर कि
पूरी क्रांति कर देंगे मजदूरों के लिए, उन्हें सुरक्षित घर तक तो पहुंचाया नहीं जा रहा है सर आपसे, फिर क्या उम्मीद की जाए? नहीं, देखिए इस तरह की बात, देखिए ये निश्चित रूप से जिस तरह से सड़कों पे कामगार और मजदूर जिस तरह से पैदल पलायन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत हृदय विदारक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अंजीत जी, मैं 2-3 सवाल आपसे करूंगा। देखिए सर, सवाल करने की जिम्मेदारी आज मेरी है, लेकिन कर लीजिए, कोई बात। मुख्यमंत्री जी ने कर लीजिए, आप कोई बात नहीं, सवाल कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रात भर जग करके, जब दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लाखों लोगों को भेज दिया था, बसें लगा करके उनको ससम्मान अपने घरों पहुंचाया। आज मोदी जी ने 1200 ट्रेनों को रिजर्व किया था, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को, कि वो उनके रेस्पेक्टिव स्टेट तक लोगों को ससम्मान पहुंचा दें। लेकिन आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जहां 386 ट्रेनें ले चुका, वहीं राजस्थान 7 ट्रेनें, पश्चिम बंगाल सर, मुझे आंकड़ा नहीं चाहिए सर, 7 ट्रेनें, हरीशचंद जी, आज आंकड़ा नहीं चाहिए सर, आज आंकड़ा नहीं चाहिए। आप बस इतनी बात बता दीजिए कि क्या ये शौक से पैदल चल रहे हैं, क्या ये शौक से साइकिल से चल रहे हैं? इस सवाल का सर जवाब दे दीजिए। अगर ये शौक से चल रहे हैं तो बता दीजिए आज बैठ के सर कि इनको शौक है इसलिए चल रहे हैं, हमने तो व्यवस्था कर दी। अंजीत जी, ये उन राज्यों से भी तो पूछ लीजिए जो अपने मजदूरों को, अपने प्रदेश के नागरिकों तो फिर ना दावा करिए ना सर कि हम लाएंगे मजदूरों को, आप ना दावा करिए ना, आप कह दीजिए कि जिन राज्यों में मजदूर काम कर रहे थे वो राज्य सरकार पहुंचा दे, हम नहीं ला पाएंगे, खत्म करिए ना सर। हम तो दावा कर रहे हैं, हम अंजीत जी दावा भी कर रहे हैं, और 10 लाख जो कामगार और मजदूरों हैं उनको उनके गांव, उनके घर। सर एक बात समझिए हरीशचंद जी, एक बात समझिए, एक बात समझिए सर कि आपके सारे दावे के दावे धरे रह गए, और मुझे नहीं पता क्यों दावे के दावे धरे रह गए, इसलिए कि सर आज देखता हूं ना सड़कों पर तस्वीरें आती हैं ना, वो तस्वीरें डराती हैं। और मैं आपको दूसरी बात बताता हूं सर, जब मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि कोई मजदूर पैदल नहीं आएगा, फिर उनको क्यों नहीं बॉर्डर पर रोका गया? उनको जिले के बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जा रहा है? उनके खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? उनको वहां रहने का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई अधिकारी कान में तेल डाल के सो रहे हैं, सुनते नहीं क्या अधिकारी आपकी? आपने बुलाया है तो जरा जवाब भी सुन लीजिए ना। आपका आक्रोश जायज है, लेकिन कम से कम ये जो जिम्मेदारी है अन्यायपूर्ण ढंग से तो मत डालिए। आज पश्चिम बंगाल का मजदूर, आज बिहार का मजदूर, आज झारखंड का मजदूर, छत्तीसगढ़ का मजदूर जा रहा तो उत्तर प्रदेश से हिट होकर जा रहा है। वहां की सरकारों ने एकदम हाथ पैर बंद करके रख लिया। ममता दीदी परमिशन नहीं दे रही, राजस्थान और छत्तीसगढ़ परमिशन नहीं दे रहे हैं ट्रेनें अपने यहाँ पहुंचने का। तो आप ये बताइए कि इस भय के माहौल में वो बिल्कुल सही है कि माताएं, बच्चे जिस तरह से हरीशचंद जी, देखिए मैं तो इतना जानता हूं सर कि मुख्यमंत्री की मंशा बहुत साफ है, और पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि भाई मजदूर पैदल ना चलें। वो कह रहे हैं कि मजदूर पैदल चलेंगे तो सबको परेशानी होगी, मजदूरों को भी होगी और कोरोना फैलने का डर भी रहेगा। मगर सवाल इस बात का है ना सर कि बॉर्डर पर उनको क्यों नहीं रोका गया? मैं आऊंगा आपके पास। अजय वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए, फिर नवाब अली अकबर साहब बोलेंगे। अंजीत जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई इस कोरोना काल में इसलिए दूंगा कि बहुत सारे चैनल हिंदू, मुस्लिम और चीज़ों पर डाइवर्ट कर रहे हैं। इस व्यथा को कोई नहीं दिखा रहा। रेल की पटरी के नीचे आके 15-16 मजदूर कट के मर जाते हैं बेचारे। 8 मजदूर मध्य प्रदेश में मर जाते हैं सड़क पर चलते हुए। 6 मजदूर उत्तर प्रदेश में मर जाते हैं। अभी एक्सप्रेस हाईवे पे इससे पहले भी 8 मरे थे। हमारा कहने का मकसद ये है कि खून का रंग तो सबका लाल है, चाहे वो मोदी जी का हो, चाहे अजय वर्मा का हो, चाहे अंजीत श्रीवास्तव का हो, चाहे चित्रांश परिवार का हो, या चाहे मजदूर का हो, खून तो सबका लाल है। जिस वक्त भरी धूप में वो लोग मजदूर सड़कों पे पैदल चलते हैं, तारकोल की सड़कों पर तो नंगे पैर, चप्पलों में आग निकलती है मई की गर्मी में सड़कें। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने पैदल चल के देखा है? हाँ, हमने
पैदल चल के देखा, हमें पता है। और देखिए सोनिया जी के कहने पर हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने 40 लाख रुपए मजदूरों के लिए किराए में जाने के लिए एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि समय कम होता है इसलिए सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अजय वर्मा साहब, एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, जब योगी सरकार ने छात्रों को बुलाया कोटा भेज करके बसों से, तो आप ही थे ना कह रहे थे सर कि मजदूरों को भी बुलाओ, आप ही कह रहे थे ना कि सरकार है मजदूरों को भी बुलाए, उनका भी दर्द सुने। अब मजदूरों को बुलाने का नतीजा ये है कि वो पैदल चल रहे हैं, व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही हैं और कोरोना मरीज और मिल रहे हैं जो पहुंच रहे हैं गांव में। तो ये तो सर आपकी नीति थी। अंजीत जी, मैं यही बताने जा रहा हूं कि मेरे पास 2 वीडियो आए। एक औरत अपने छोटे बच्चे को अपनी अटैची के पहियों पर चलते हुए, और वो बच्चा सोता हुआ तेज दोपहरी में जा रहा है। कोई रिक्शे पे, कोई बैलगाड़ी पे, कोई नंगे पैर, किसी पे पानी नहीं, किसी पर रोटी नहीं। हालांकि इस देश में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ चैनल्स और सारे लोग खाना बांटने का काम और अनाज बांटने का काम कर रहे हैं। वो सारे कोरोना वॉरियर्स कोई भी हो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरी शिकायत ये है कि सरकार 20 लाख करोड़ की घोषणा तो करती है, और उसे क्या पता था कि मार्च में कोरोना इतना भयंकर रूप से आएगा, अप्रैल मई में, और उसमें से 16 लाख करोड़ तो पहले ही खर्च दिखा चुके हैं। तो भाई क्यों 20 लाख करोड़ की घोषणा करें? हमारा अनुरोध तो ये है आपसे कि इन गरीब मजदूरों के लिए योगी साहब, मोदी साहब, हमारा विनम्र निवेदन अपनी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ये है कि इन गरीबों को घर पहुंचाइए, इन्हें पैसा मत दीजिए, इन्हें खाना मत दीजिए, कम से कम। नवाब अली अकबर साहब, सवाल तो वहीं का वहीं है ना, जब प्रधानमंत्री और सरकार ये कह रहे थे कि जो जहां है वहीं रुक जाए, कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर लोग अपने गंतव्य तक चले जाएं। अब सरकार ने ये कोशिश की कि भाई वापस लाया जाए, तो उसका नतीजा तो सबके सामने है ना। विपक्षी तो मांग कर रहा था नहीं मजदूर को भी वापस लाया जाए। जब उन्होंने रोकने के लिए कहा तो कहीं भी उनके न खाने पीने का इंतजाम हो पा रहा था, न रहने का इंतजाम हो पा रहा था, तो मजबूरन इंतजार करके सब पैदल चल दिए। आप 1947 की एक फोटो तस्वीरें उठा के देखिए, जब लोग पैदल सामान लेके चल रहे हैं, या फिर 20 और 20 में हम लोग आके ये देख रहे हैं कि इस तरह से मजदूर पैदल चल रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर देश में धन्ना सेठ और पूंजीपति खत्म भी हो जाए तो देश चलता रहेगा, लेकिन अगर मजदूर और किसान खत्म हो जाएगा तो देश बिल्कुल रुक जाएगा। आप पैसा लिए बैठे रहोगे, आपको खाने को 2 रोटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अब एक पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है। इस खाली इतनी सी बात कहेंगे कि समय कम है, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, आपका शुक्रिया इस पे। और इतनी बातें कहते हुए आगे हम कहेंगे कि जाओ भी अपना दो मुझे झूठी तसल्लियां, मर जाएंगे तड़प के तुम्हारी बला से हम। ये मजदूरों की तरफ से हम एक बात कह रहे हैं आपको। इस तरह से मजदूर मर रहे हैं, रास्ते में घर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। और आपसे एक और विनती है कि कोई दिन आप क्वारंटाइन सेंटर्स का भी एक डिबेट कराइए, उसको भी देखिए, उसकी भी कवरेज कीजिए, क्या हाल है वहां, ना पैसा आ रहा है न कुछ है, किस तरह से वहां लोग भरे पड़े हुए हैं सेंटर्स में। कोई सिर्फ कागजों पे काम हो रहा है। हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं, रूरल एरिया में है आजकल, तो देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, आगे किस तरह से कहाँ देश जा रहा है। इतनी दर्दनाक तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, जो वाकई बहुत सहन शक्ति है जो कवरेज कर रहे हैं ऐसी फोटोओं को, ऐसी तस्वीरों को। ठीक है, मैं अविनाश आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन हरीश जी से मैं लेना चाहता हूं। हरीश जी, आप इतनी तमाम योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, राशन कार्ड, सबको राशन मिले, 2 महीने 3 महीने बाद ये तमाम योजनाएं लागू हो जाएंगी। भाई उन योजनाओं का क्या करेगा आदमी जब घर ही नहीं पहुंच पाएगा? देखिए, राशन तो जो जहां था उसको वहीं दिया गया और पैसा सबके खातों में गया। तो वो सरकार जितना मैक्सिमम कर सकती है उनके लिए हर संभव प्रयास करके कि इनको कोई तकलीफ पेश ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी ये निश्चित रूप से ये बहुत तकलीफदेह बात है। जितनी वो तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं उतनी ही तकलीफ मैं महसूस कर रहा हूँ, उतनी तकलीफ दूसरा महसूस कर रहा है। ये जरूर है कि इसको लेकर के जिस तरह की सतही राजनीति कुछ दल कर रहे हैं, ये राजनीति करने का मौका नहीं, राजनीति करने के मौके और आएंगे। ये महासंकट का काम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारा भी कार्यक्रम का मकसद ये है कि कम से कम लोग देखें। ये जो तकलीफ दे
सबसे तकलीफदेह बात यह है कि सबसे इस तकलीफदेह संकट के काल में सबको एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से, ये एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से बिहेव करना चाहिए और जो जहां है, जो सहयोग कर सकता है उसको राजनीति करने की बजाय, उसको सरकार को गाली देने की बजाय अगर वो अपने अंदामन में जाके और उनकी कुछ मदद करे तो मुझे लगता है कि ये समृद्ध समाज, देश का समृद्ध समाज, उसकी चेतना जगनी चाहिए। और इस तरह की जो भयावह तस्वीरें आ रही सामने, हरीश जी देखिए सरकार में आप हैं, पॉलिसी आप बनाते हैं, हम आपके संज्ञान में इस पूरे मामले को ला रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा कदम उठेगा जो इन मजदूरों के कम से कम पैदल चलने और इनकी जो दुख है वो कम से कम थोड़ा कम हो। अविनाश, आपके पास आता हूं मैं। भाई, आप लखनऊ में हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभिषेक से भी ये समझूंगा कि जब मुख्यमंत्री ने लगातार अपने आदेश में कहा कि मजदूर पैदल ना, उन्होंने भावुक अपील भी की, भाई वो हो क्यों नहीं पा रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं अब तक। और उस पर रोज तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा नहीं सरकार को जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा। अविनाश बोलिए। हरीश जी एक मिनट सर, हरीश जी एक मिनट सर, आ रहा हूं आपके पास। अविनाश बोलिए। एक चीज समझ लीजिए, बोले अविनाश। अंजीत, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम सांसदों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में हैं, अपने दफ्तरों में हैं। अगर अधिकारियों की बात करें, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वो लॉकडाउन के नाम पर अघोषित छुट्टी का आनंद ले रही है अपने एसी घरों में। जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से दूर हो चुके हैं जनता से, वैसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। हालांकि ये सच है कि कई मामलों में राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत ही बेहतर काम किया जिसको दूसरे राज्यों ने फॉलो किया, लेकिन कुछ मामलों में जो स्थिति है, जो तस्वीर है, काफी बदरंग हो चुकी है और उस पर भी बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि एक आपको हकीकत सच्चाई ये भी बता दूं अंजीत, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जब हम लोग निकलते हैं सुबह सुबह और जब सड़कों पर जाते हैं तो जो मजदूर आ रहे होते हैं, चाहे वो दिल्ली से आ रहे हो, हरियाणा से या पंजाब से आ रहे हो, उसमें से अधिकतर मजदूर, हम यानी कि बात करें 50% से जो ज्यादा मजदूर होते हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों के होते हैं। वो कैमरे पर बहुत कुछ बोलते हैं जिसको हम ना तो दिखा सकते हैं ना बोल सकते हैं, काफी कुछ बोलते हैं अपनी सरकार के बारे, वहां की सरकार के बारे में बहुत कुछ बातें कह जाते हैं। तो दो चीजें हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में बात करें तो चूंकि मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि मजदूरों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेट्रोलिंग की बात बार बार की जा रही है, लेकिन अगर आप सड़कों की स्थिति देखिए तो यहां पर दो चीजें होती हैं। पुलिस सब कुछ देख रही है, जो प्रशासनिक अमला है यानी कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नदारत दिखता है अधिकतर जिलों में, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है इन लोगों को खाना मुहैया कराना, राशन मुहैया कराना, या फिर जो लोग फंसे हुए हैं अगर उनके पास संसाधन या साधन नहीं है तो उनको उनके घरों तक भेजना। तो ये कई तस्वीरें निकलकर सामने आती है। और एक जो सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि बार बार मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी अगर अधिकारियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो निश्चित तौर पर जिस कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री बार बार करते हैं, अब वो समय आ गया है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से जो तस्वीर है उत्तर प्रदेश की वो खराब हो रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, कई मामलों में राज्य सरकार ने बहुत अच्छी पहल की। मजदूरों को सबसे पहले बुलाने का फैसला योगी सरकार ने किया था, ट्रेनों से लाखों की तादाद में मजदूरों को बुलाया गया, सबसे ज्यादा पैसा इस सरकार ने दिया। उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ऐसी तस्वीर आ रही है तो उसके लिए सीधे तौर पर जो यहाँ के अधिकारी हैं जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदार है और उनके ऊपर कार्रवाई भी बनती है। ठीक है, नवाब अली अकबर साहब बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहते हैं, भाई सरकार की मंशा है कि मजदूर घर पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत पहले ही कहा था छात्र घर पहुंच जाएं, कोटा से लेकर के आए, प्रयागराज से लेकर के आए और मजदूरों के लिए उन्होंने व्यवस्था की, मगर कहीं कोई दिक्कत ऐसी रह गई जिस वजह से आज ये तस्वीर सामने निकल करके आ रही है, वजह क्या लगती है आपको? शुरुआत की अच्छी, हम लोग ने बड़ी उम्मीद की कि जिस तरह से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो सब लोग अपने अपने घरों पे आ जाएंगे, लेकिन बजाय आने के आप ये देखिए लोगों ने यहाँ से अपने गांव से उल्टा पैसे मंगाए हैं और ट्रकों पे भर भर के आए। रास्ते में ट्रक वालों ने कह के उतार दिया कि आगे चेकिंग हो रही है और ट्रक भाग गया लेके, और 3-3, 4-4 हजार रुपया एक एक लोगों से लिए हैं। कितने लोग ऐसे आए, हमारे यहाँ गाँव पे ऐसे लोग आए हैं जिन्हें ट्रक वाला छोड़ के भाग गया, मैं सामान भी ले गया उनका। तो ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए, न बसें भेज पाए, इतनी यूपी की बसें थी
वाली थी, आप भेज के सबको हर जिले से राज्य से मंगवा सकते थे कि कितना ज्यादा खर्चा इसमें आ रहा था। आप उसके बाद आप ट्रेन ले रहे हैं तो उसमें किराया ले रहे हैं मजदूरों से। आपको देखिए हाल क्या होने जा रहा है। हर गांव में कोई गांव ऐसा नहीं था जहां 5-10 लाख रुपया लोग गांव में अपने अपने घरों में नहीं भेजते थे। आज उल्टा हो गया है, गांव से उल्टा पैसा लोग भेज रहे हैं, गांव की इनकमिंग जीरो हो गई है। आने वाली स्थिति इतनी भयावह होगी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितने लोग भुखमरी का शिकार होंगे। नवाब अली अकबर साहब, बीच में आपको रोक रहा हूं, आप सबसे एक सवाल मैं लेना चाह रहा था, लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार कम से कम इस पर देखे, अधिकारी जो चादर ओढ़ के सो रहे हैं वो जगें और जो लोग पैदल जा रहे हैं उनकी व्यवस्था कराएं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।